श्रद्धा किसी की भी हो उसे आहत ना होने दिया जाए, संविधान भी कहता है ये। हिंदुस्तान तो सभी का है ना, हिंदू मुसलमान सबका है, तो धर्म के आधार पर सीए का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ के ही लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है सही से। मैं खुद प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो उनके लोगों को रोज़गार की पहले व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि हम युवा, हमारी तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा तो बेरोज़गारी है, ठीक है। इसी मुद्दे पे बेस को लेके मैं जो हूँ वोट करूँगा। मोहम्मद गुफरान। गुफरान साहब, ईद रमज़ान का महीना है, अगर आपसे पूछें इसे कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, कितने वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर आपसे पूछें, क्योंकि ये पूरे साल में एक अलग महीना होता है, तो जी। रमज़ान का महीना बहुत ख़ास महीना होता है। इसमें पूरे 300 दिन लोग रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ होती है। अभी हम लोग तरावी पढ़ के निकल रहे हैं और बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें जितनी इबादत की जाए उतनी कम है जी। और किस तरह से, साहब क्या नाम हुआ आपका? शानू। शानू साहब, किस तरह से अलग होती हैं चीज़ें इस महीने में? मतलब क्योंकि हमेशा ऐसा होता है नमाज़ पढ़ी जाती है, लेकिन ईद का महीना ऐसा होता है कि पूरी कुरान पाक जो है कंप्लीट की जाती है। तो हर जगह का अपना अपना नियम है, अलग अलग नियम है। तो यहाँ जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें कितने दिन आपको पूरा कुरान कंप्लीट करने में लगता है और कितने दिनों तक आप जी? 9 दिन लगते हैं कंप्लीट पूरा। और फिर बाकी यहाँ तो 9 दिन लगते हैं, हर कहीं होते हैं 20 दिन, कहीं होते हैं 15 दिन, कहीं होते हैं 16 दिन। यहाँ जो ज़्यादा ही बिजी हैं, काम वाले हैं, तो वो यहाँ 9 दिन ही कंप्लीट करने के लिए आते हैं। बस यही काफ़ी है। साहब क्या नाम हुआ आपका? अफजल साहब, आप लोग किस तरह से, कुछ घर परिवार का पूरा एक त्यौहार है, और जो आज की तारीख में जो तमाम चीज़ें दुनिया में चल रही हैं या भारत में कहीं चल रही हैं कि एक सौहार्द बिगाड़ने का तरीका जो एक नया निकाला गया है कि कहीं पर नमाज को डिस्टर्ब किया जाता है, कहीं पर कुछ किया जाता है, तो उसको अगर सोचते हुए जब आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या मन में रहता है कि वो कितना गलत था, या फिर आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीका है? क्योंकि एक आरोप लगाया जाता है कि सड़क पर बैठ करके नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, इस वजह से पुलिस वाले ऐसा करते हैं। लेकिन जब आदमी होता है, अपनी श्रद्धा में होता है, तो उसको फिर किसी तरह से हटाना, लात मारना है, कितना आप लोगों के हिसाब से सही है? देखिए, हम लोग की तादाद ज़्यादा है, पढ़ने के लिए अगर जगहें कम पड़ जाती हैं, अगर हम 10-5 मिनट अगर कहीं भी जमात बना के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग जुलूस निकालते हैं, क्या उसमें जुलूसों में नहीं निकलता कुछ भी, तो इसलिए 10-5 मिनट के लिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं करते हम लोग किसी। साहब क्या नाम हुआ आपका? आकिब। आकिब भाई, दरअसल वहाँ पर ऐसी बात करी गई कि सड़क पर बैठ कर के नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो गाड़ियाँ या एम्बुलेंस कुछ निकलने वाली होती है उनको परेशानी होती है निकलने में, उसके बाद जो उनके साथ व्यवहार किया गया उसको आप कितना सही समझते हैं? क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो नमाज़ सड़क पर ना पढ़ करके कहीं और पढ़ी जा सकती थी? देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि एम्बुलेंस गाड़ी वगैरह को निकलना चाहिए, क्योंकि अभी इमाम साहब भी बोल रहे थे कि पाबंदी है रोड पे, और अगर हम जगह नहीं देंगे तो दूसरे को दिक्कत होगी। बाई चांस कोई भी गाड़ी आके घुस जाती है सीधी शराब पीकर नमाजियों के ऊपर, वो तो लोग तो कहेंगे मुआवजा दो, जाहिर सी बात है। अब वो मुआवजा कैसे दे देगा? आप तो रोड पे पड़ रहे थे। कहीं ना कहीं हम लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि मतलब इतनी, जब इमाम साहब ही मना कर रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोग क्यों फिर उनकी बात ना माने? साहब क्या नाम हुआ आपका? फैज़ जी। फैज़ भाई, वो लड़का एक बता रहा है कि सड़क पर नमाज़ पढ़ना गलत है, ठीक है। तो जो दिल्ली में एक अभी आपने देखा होगा जो वीडियो सामने आया था, एक नमाजी को लात मार दी गई, वो कह रहा है सड़क पर पढ़ना गलत है, तो उसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, गलत तो है, लेकिन अगर 10 दिन की तरावी है यहाँ पे, और थोड़ा सा अगर रोड पे साइड में आके पढ़ लो और थोड़ा रोड खोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन के बाद फिर जो यहाँ पे जो है सब अंदर बैठते हैं जी, थोड़े लोग कम हो जाते हैं। तो अगर जो वहाँ पर दिल्ली में घटना हुई है वो मतलब गलत नहीं थी, नमाजियों की ही गलती थी, जाहिर है कि वो पुलिस वालों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, तरीका गलत था जी। उनको कहना चाहिए था, बात करना, वार्निंग देना चाहिए थी। वो तो लाते आते मार रहे हैं ना, वीडियो आपने देखी होगी, तो वो तरीका गलत था उनका, और ये तरीका जो है वो किसी के लिए भी हो वो गलत है जी। साहब क्या नाम हुआ आपका? वसीम खान। वसीम साहब, दिल्ली में अभी जो हुआ नमाजियों को लात मारी गई, हालांकि ये पूरी तरह से गलत चीज़ है कि कोई भी अगर अपने सजदे में है, हिंदू हो या मुसलमान, कोई अगर पूजा पाठ कर रहा है या नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको हटाने का तरीका कितना गलत है, ये तो एक सही बात है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि आरोप लगाया जा रहा है कि सड़क पर ही बैठ करके नमाज़ क्यों पढ़ना, जबकि सड़क पर बैठकर पढ़ने पर पाबंदी है। देखिए, जुमे की नमाज़ जो होती है वो जमात के साथ होती है, और जब जमात होती है तो
अंदर मस्जिद के में भीड़ काफ़ी हो जाती है तो लोग सड़क पे आ जाते हैं, तो वो इसलिए आए थे बाहर। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी परसों जो है CAA का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अगर आप CAA के बारे में कुछ जानते हो तो बताइए, वरना मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो उसके बारे में बता दीजिए। धर्म के आधार पर अगर इस तरह से बांटा जाएगा तो वो तो गलत है। धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान तो सभी का है ना, हिंदू मुसलमान सबका है, तो धर्म के आधार पर CAA का बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्या नाम? बेरोजगारी पे भी बात करें आप। बिल्कुल बताइए कि क्या करते हो सब आप, क्या करते हैं आप? पेपर लीक हो गए, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं वो लीक हो जाता है, तो इसके बारे में ज़रा आवाज़ उठाइए, ठीक है। अभी आपके यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, अभी आप जब जाएंगे वोट, ये पता ही नहीं है 5 साल सागर साहब, हाँ? हमें तो पता ही नहीं कौन सांसद, हमने देखा भी नहीं कभी 5 साल कहाँ है, कौन है, क्या है, पता ही नहीं चला कौन है सांसद। तो इस बार जब वोट देने जाएंगे तो जहन में क्या मुद्दा होगा? जहन में बेरोजगारी होगी, ठीक है, और जो आप पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं इस पर भी मेरा यही मुद्दा होगा, क्योंकि हम युवा, हमारी तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा तो बेरोजगारी है, ठीक है। इसी मुद्दे पे बेस को लेके मैं जो हूँ वोट करूँगा। लेकिन सरकार तो साहब कहती है कि उसने तो अच्छे खासे रोजगार दिए हैं, राशन बांट रही है। रोजगार कहाँ दिया, आप बता सकते हैं हमको रोजगार दिए? कोई भी एग्ज़ाम जो यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ वो लीक नहीं हुआ है। RO ले लो, UPP ले लो, या उसके अलावा कोई भी जो भी एग्ज़ाम हुए वो लीक नहीं हुए हैं। लीक हुए ना हुए ना, तो उस पर आवाज़ उठाइए ज़रा। जी बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार पर बात होगी। साहब क्या नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद मोहित सिद्दीकी। मोहित सिद्दीकी जी। मोइन साहब, हम लोग यहाँ पर पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, जो CAA कानून लागू हुआ है उस पर हम लोग दरअसल बात कर रहे थे, और कहा यह जा रहा है जो दूसरे देश से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू धर्म है या कोई और, जैसे पारसी धर्म है, सिख धर्म है, ये लोग अगर आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। आपको कितना ठीक लगता है? अब ये तो टाइम बताएगा, ये तो वक्त बताएगा, मतलब टाइम बताएगा, जैसा होगा वैसे ही करा जाएगा, जैसे कानून दिया जाएगा। अब क्या बताएं पहले से, ये चीज़ है। वक्त बताएगा सर, क्या मतलब? मतलब ये चीज़ है, जब गवर्नमेंट कानून निकालेगी तो वही उसी पर चला जाएगा, क्या करें। दरअसल एक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो लोग अगर बाहर से ये माइनॉरिटीज़ आएंगे और अगर यहाँ पर उन्हें शरण दी जाएगी तो दरअसल अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर के लोग, पाकिस्तान के लोग आएंगे, अफगानिस्तान के लोग आएंगे, बांग्लादेश के लोग आएंगे, तो देश में अपराध बढ़ेंगे, और जो नौकरियाँ हैं यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए वो दरअसल उन लोगों को मिल जाएगी जो बाहर से आएंगे। अरे ये तो कहने की बातें हैं, ये तो फालतू बातें हैं, ये सब, इस पर तो कुछ नहीं करना चाहिए। यानी कि सरकार ही सही कर रही है। ये सरकार, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है, मोहम्मद शमीम। शमीम साहब, एक छोटा सा सवाल ये है कि CAA जो आ रहा है उसके बारे में आप जानते हैं सर? नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं। आपसे एक दूसरा सवाल ये कर लेते हैं कि जो अभी दिल्ली में हुआ, आपने एक वीडियो देखा होगा जो नमाजियों को लात मारा गया, उसमें सर 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि जो उनको किसी को भी सजदा करते हुए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी को भी ऐसे टोकना या मारना वो गलत है। लेकिन दूसरा पहलू ये बताया गया कि सड़क पर अगर बैठकर पढ़ेंगे तो उससे तो पब्लिक का नुकसान होगा। जी हाँ, सड़क पे नहीं पढ़ना चाहिए, साइड में पढ़ना चाहिए, नमाज मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमेशा ये होता है कि पाबंदी लगने के बाद भी लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। असल में ये क्या है कि मस्जिद यहाँ पर छोटी है, इसलिए आदमी ज़्यादा हो जाता है तो बाहर पढ़ लेता है। जी, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन साहब ये हर जगह की बात है ना, आपने जैसे यहाँ की मस्जिद की बात की है, शाहजहाँपुर का है, वो बात दिल्ली की थी, तो हर जगह की अगर मस्जिद छोटी होगी तो बाहर ही बैठकर पढ़ा जाएगा, क्योंकि और लोगों को फिर नुकसान भी तो झेलना पड़ेगा इसमें। जी नहीं तो सड़क पे नहीं पढ़ रहे हैं, दरवाजे पे पढ़ रहे हैं। मस्जिद संदेश की बाहर बैठकर ना पढ़िए, चूँकि आप संदेश देंगे तो शायद लोग सुनेंगे। वहाँ क्या रोज़ नमाज होती है? वहाँ पे रोज़ होती है वहाँ पे नमाज। क्या नाम हुआ आपका? सैफ नाम है। हाँ, रोज़ होती है वहाँ पे नमाज। बताइए आप, वहाँ पे रोज़ होती, जहाँ उन्होंने जो लात मारी वहाँ पे वो ठीक था। बिल्कुल, मैंने अभी यही बात बोली। आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मेरी बात सुनिए, मैंने ये बोला कि कोई भी सजदा करता है, ठीक है, उसे मारना पूरी तरह से गलत है। वक्त के बाद जब सजदा पूरा हो जाता उसके बाद हटाया जा सकता था, या सजदा करने से पहले ही उन्हें मना किया जा सकता था, ठीक है।
लेकिन अगर वो वहाँ पर बैठ कर पढ़ रहे हैं तो मेरा सवाल ये था कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर सड़क जाम होगी, कोई एम्बुलेंस निकल रही होगी, कहीं पुलिस वालों को इमरजेंसी में कहीं जाना होगा, किसी को भी जाना होगा तो दिक्कत पे कल आओ आप, हम आपको दिखाएंगे कितनी एम्बुलेंसें रुकी रहती हैं वहाँ पे। जितने जो नाटक और जो होते हैं, आप लोगों का जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या नहीं रुकती है एम्बुलेंस? मैंने खुद देखा है। और हमारी नमाज कितनी देर की होती है भाईजान, ये बता दो कितनी देर की होती है, आपको पता है? जब आपको नहीं पता है तो उसका यही रीज़न हुआ ना कि भाई आपको समझ ही में नहीं आएगा कि इनकी नमाज कितनी देर की है। 5 मिनट की, 5 मिनट में तो यार वैसे भी सब कुछ हो सकता है। आपके दिल में क्या है कि हमारे लिए गुंजाइश होनी चाहिए, तब आप हमें रोड क्या अपने सर पे पढ़ने दोगे यार? रोड की तो बात ही छोड़ दो। जी सर, मैंने भाई आपके दिल में गुंजाइश की बात है। बात यह है कि यार ये जो हवा चल रही है ना हिंदू मुसलमान की, वो असल में हमारे दिलों में गुंजाइश ही खत्म कर दे रही है एक दूसरे के। अगर गुंजाइश हमारे दिल में होगी तो हम आपसे यहाँ पे करवा लेंगे, पूजा करो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं भाई हमें। और हम आपके यहाँ, हम अपने यहाँ करवा लोगे हमसे? बताओ हम गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और मैंने भी शुरुआत में आपसे यही बात कही थी कि भाई किसी को भी सजदा करते वक्त मना नहीं करना चाहिए। आप भी वही बात कह रहे हैं। सबसे पहली बात, श्रद्धा किसी की भी हो उसे आहत ना होने दिया जाए, संविधान भी कहता है ये। तो फिर भाई कौन होते हो तुम लात मारने वाले? नहीं, कौन होते हो तुम लात मारने वाले? अभी लात मार ले रहे हो। समय सबका बदलता है और ये समझ लीजिए हमारी बात। जितना हो सके कोशिश करिए कि हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत बनाए रहें। जिस दिन ये मोहब्बतें ख़त्म हो गई उस दिन बहुत सी चीज़ें बर्बाद होंगी, हमारी भी और आपकी भी। आप ऐसे, हालांकि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसे ये बोलना, ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी मोहब्बत खत्म ठीक है तो वो एक की गलती की वजह से आप सबको नहीं बोल सकते। यार गलती का मसला ये है ना कि लात तुम मार कब रहे उसके, वैसे उसे मारो कोई मसला नहीं है, नमाज पढ़ रहा है वो, तुम लात मारोगे तो हम सब गुस्सा होंगे यार मेरे। और क्या? वो सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया गया? अरे यार एक बात बताओ, सस्पेंड का क्या मतलब है? हाँ नहीं, सस्पेंड करने का क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि उसने गलत किया, ठीक है, वो सस्पेंड हुआ, अब वो 6 महीने के लिए सिर्फ हुआ, फिर से रिट्रीव होगा वो। तो मेरा आपसे, आपके सामने सस्पेंडेशन में क्या होता है आप तो बताइए। मेरा आपसे कहने का, आप सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि जब मैं भी आपसे बात करने आया हूं तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि वो चीज़ गलत थी, लेकिन मैं आपसे एक संदेश चाह रहा हूं कि जो आपने बताया कि मोहब्बत ख़त्म हो रही है, तो उसी लिए मैं आपसे बात करने आया हूं कि आप उस चीज़ को बोले। यार बोल तो रहा हूँ, संदेश दे तो रहा हूँ कि कोशिश करें कि ये जो हवा चल रही है इसके चक्कर में आप लोग ना आए, और कोशिश करें कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत बना के रखें, जैसे कि पहले रहती थी एक दूसरे के लिए, और आज भी है, तुमको बता दें आज भी है। और जितने लोग लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो फेल होते जाएंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम लोग दिल में रहम बहुत है। और क्लियर सी बात है कि अल्लाह ताला रहमानुर रहीम है, समझे? यही बात मैं आपसे कह रहा था। लेकिन और ये सब मुसलमान फॉलो करते हैं इस चीज़ को। आप मुसलमान के दिल में हमेशा रहम देखेंगे, आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, हम पे हर जगह जुल्म हो रहे हैं, उसके बाद भी हम खामोश हैं। क्या मतलब हुआ कि हम लोग चाहते हैं ना कि शांति बनी रहे यार, और उसके बाद भी आप टिंच करे रहोगे तो यार एक समय तो आ सकता है ना ऐसा कि टिंचिंग हमारी फिर ख़त्म हो जाए। सब्र की एक हद होती है, ये कहने का मतलब है। और संदेश यही देंगे कि संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जितना हो सके आप लोग मिल के रहिए, और मतलब जो इतना लड़ाई वड़ाई हिंदू मुसलमान वगैरह होता रहता है इसे ख़त्म करें आप लोग, ठीक है? हाँ, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई आपका? सिकंदर जी। आप भी अगर उस बात पर कुछ बोलना चाहें, जो कि बड़ा इशू है यार, अगर थोड़ा बहुत कुछ उस पर बोल दोगे तो शायद जो चीज़ें हो रही हैं वो रुक जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, आर्टिकल 18, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको मिलता है। जब जैसे कोई भी हो, कोई भी प्रेयर कर रहा हो या कुछ भी, लात नहीं मारनी चाहिए। 2 मिनट के बाद आप उठा सकते थे उसको, 2 मिनट के लिए, सिर्फ वो सजदे की हालत में था तब आप लात मार रहे हो, तब तो नहीं मारनी चाहिए। उससे पहले आप वार्न कर सकते थे, या आप नोटिस लगा सकते थे। वहाँ पे आपने नोटिस भी नहीं लगाया, डायरेक्ट ही लात मार रहे हो। तो अब ये मेंटेलिटी कहाँ से आई? मेंटेलिटी ऊपर से भेजी गई ना, नीचे मेंटेलिटी ऊपर से भेजी गई। आपने उसे सस्पेंड किया, 6 महीने बाद रिट्रीट कर देंगे, 4 लोग माला लेकर पड़े हो जाएंगे, कल को वो नेता भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। लेकिन मेंटेलिटी कहाँ से आ रही है? क्या मैसेज क्या जा रहा है लोगों को? ये अगर आप कहेंगे कि मेंटेलिटी कैसे आ रही है, और ये पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी,
कब से शुरू हुआ ये, मतलब अभी आप इस सरकार को टारगेट कर रहे हैं या पहले से ऐसी चीजें? टारगेट नहीं कर रहा है, टारगेट हम किसी को नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के जो एक जैसे होता है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देना, किसी की तह तक नहीं पहुंचना, इन जैसे आरटीआई की होती है, अब वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है कहीं से, किसी को कुछ भी डाल दिया, बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, आपने देखा होगा कुछ भी हो जा रहा है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर हो लोगों के पास तो नहीं होगा ऐसा। और आधे से ज़्यादा वो लोग करवाते हैं जिनको इससे फ़ायदा होता है। साहब आप CAA के बारे में समझते हैं क्या? हाँ, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो अभी जब वो आया है, अगर उसके बारे में आप कुछ जानते हो तो बताइए, वरना मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा उसके बारे में। अगर आप कुछ जी नहीं, अगर आप उसके बारे में जो कुछ जानते हैं तो आप मुझे समझाइए कि आपको कितना बेहतर लग रहा है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, एस्पिरेंट रह चुका हूँ, अभी तो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने तरावी पढ़ने आया हूँ, तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए बिल्कुल साधारण सी बात है, मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि जो CAA एक्ट अभी उसकी नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से जिन शरणार्थियों की बात की जा रही है, वहाँ यहाँ आएंगे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी हिंदुस्तान में, तो उसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम तो वहाँ पर माइनॉरिटी में नहीं है, वो मेजॉरिटी में है, इस वजह से बाकी धर्मों को लाया जा रहा है। तो मतलब पहले भी तो नहीं, एक मिनट नहीं, सुनो, पहले भी ये नियम थे। 1951 का एक्ट था, अगर वो किसी ने पढ़ा हो, इंडिया में 7 साल रहने के बाद फिर आपका NPR होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें आता था, ये चीज़ें आती, लेकिन CAA जो लाया गया है वो MPR NRC के थ्रू देखा जाएगा, लिंक करा जाएगा। ये बात होम मिनिस्टर ने बोली है और पार्लियामेंट में बोली, अभी नहीं बोली है। 2019 में जब ये एक्ट पास हुआ था, जब बहुत से लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, तब भी ये बोला गया था, लेकिन वो चीज़ थोड़ा रुक के, फिर कोरोना आया, फिर थोड़ा हल्के, और जस्ट इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली है 15 को, आप पहले कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दिल में कुछ है ना आपके, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। समस्या क्या है ना कि सरकार की तरफ से ये भी बोला जा रहा है, ज़रूर नोटिफिकेशन जारी हो गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही है। जो एक अफवाह फैली हुई है कि कागज़ दिखाओ तब यहाँ पर रहने देंगे, ये सब कुछ अफवाह है। और ये भी बात सही है कि जो अभी आएंगे शरणार्थी, उनके लिए भी एक्ट नहीं है। दरअसल जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, ये उनके लिए 2014 से पहले की बात कही गई है, 2014 से पहले बात कही गई। जब मैं बोल रहा हूँ 1951 का एक्ट है, ठीक है, वो जब एक्ट है, आप जब 7 साल रह लोगे, 8 साल रह लोगे, 10 साल रह लोगे, जो ऑलरेडी आए हुए हैं उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, वो एक पर्सन के लिए नहीं करा था। अब वहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, फंडामेंटल राइट में बोला गया, आर्टिकल 18, अगर कोई भी लॉ बनता है तो वो स्पेशल, अगर एक को एक्सेप्ट हटा दिया जाए, विदाउट कर दिया जाए, तब क्या होगा वहाँ पे भाई? कुछ तो मन में चल रहा है ना। और अभी भी CAA आने के बाद MPR NRC आएगा, होम मिनिस्ट्री बोला गया आएगा, जब आएगा तो सबसे ज़्यादा कौन फंसेगा? सबको तो CAA से पढ़ने मिल जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएंगे सबके सब? वो फंसेंगे, ज़्यादातर वो लोग फंसेंगे, आदिवासी फंसेंगे, SC फंसेगा, मुसलमान फंसेगा, और वो लोग फंसेंगे जिनको नॉलेज नहीं है, एजुकेशन जिनके पास है नहीं। एजुकेशन नेता ही खा गए बहुत सी पार्टियों के, हम खुल के बोलते हैं इस बारे में, बहुत सी पार्टी को जिनने वोट दिए, यहाँ सबने वोट दिए होंगे, किसी ने समाजवादी को, किसी ने कांग्रेस को, सब ने ठेंगा दिखाया, सबको ठगा, कभी बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया। आज 11% यूपी में एजुकेशन रेट है, क्या जा रहा है माइनॉरिटीज़ का, तो आप खुद समझ सकते हैं ये बात को। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं, वोट डालने जाएंगे, तो आपने CAA पर हमने आपसे बात कर ली और नमाजियों पर बात कर ली, वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या होने वाला है? चूंकि सरकार तो बोल रही है हमने नोटा। अच्छा साहब देखिए, एक बात आपने बोला कि आपने शायद किसकी लॉ की पढ़ाई की है? नहीं, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा था सिविल्स की। अब अगर एक आपको नागरिकता यहाँ पर है, तो नोटा दबाने का क्या मतलब हो रहा है? क्योंकि जो मेजॉरिटी, देखिए मेरी बात सुनिए, नोटा इसलिए दबाएंगे क्योंकि जैसे यहाँ मैं खुल के बोलता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ, बीजेपी की तो वोट डालूंगा नहीं, ठीक है। रही बात समाजवादी की, समाजवादी ने 2012 में गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने कहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को 12% रिजर्वेशन देंगे। 17 आते ये कहा गया कि
हाँ बीजेपी को हराना, वोट दीजिए। 22 में आपने देखा 85% मुस्लिम्स में वोट दिया, लेकिन क्या हुआ? नहीं रोक पाए ना, नहीं रोक पाए। और आज भी आके आएंगे, कहेंगे कि हमको वोट दो, हम तुम्हारे नेता है। आजम खान जेल में हैं, उनके बेटे जेल में हैं। कभी मतलब 45 कई बात 35 MLAs हैं, कभी कोई गया, कोई पूछने गया? अखिलेश यादव तो खुद ही पूछते नहीं हैं, तो मैं उनको वोट दूं? किस बात पे वोट दूं? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शादिब। शालिब शादिब भाई क्या करते हो? मैं तो अभी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर तुमसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में पूछा जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि पहले से बेहतर हुआ है या पहले की ही तरह है? क्योंकि हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन जो पिछली सरकारें रही हैं उनसे बेहतर है अब स्वास्थ्य व्यवस्था जी। और इसका मतलब है जो अभी गवर्नमेंट है इस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में चीज़ें बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। और CAA के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, इसके बारे में नहीं पता है जी। इसके बारे में बताता हूँ कि अभी जो बाकी आपके पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, है ना, तो यहाँ से जो लोग आकर के बसे हैं हमारे यहाँ, गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, जैसे हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, ये सब जो आकर बसे हैं, उनको अब ये देश नागरिकता देगा, मगर उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है। उसका तर्क ये है कि क्योंकि जो बाहर से आते हैं, देश से लोग आते हैं, वहाँ पर तो उनके साथ अत्याचार होता है, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम है, इसलिए मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही, क्योंकि वो तो वहाँ पर मेजॉरिटी में हैं ही। जो माइनॉरिटी में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जा रही, इसलिए मुसलमानों को CAA के अंतर्गत नहीं रखा गया। इसको आपको कितना बेहतर लगता है कि ठीक है, बिल्कुल सही करी सरकार, जब मुसलमान वहाँ पर मेजॉरिटी में, तो क्यों यहाँ पर नागरिकता दी जाए? मतलब उनको अगर उनको लाया जा रहा है तो उनको रोज़गार कहाँ से देंगे? मतलब यहाँ के ही लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है सही से। मैं खुद प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो उनके लोगों को रोज़गार की पहले व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, फिर लाना चाहिए बिल। पहले तो व्यवस्था होनी चाहिए उनके रोज़गार की। यूपी का बेरोज़गार युवा घूम रहा है, कभी इधर नेता के साथ घूम रहा है, उधर नेता के साथ घूम रहा है, नारे लगा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब फ़िलहाल यहाँ पर शाहजहाँपुर में हम एक मस्जिद के बाहर हमने लोगों से बात की। ईद में, रमज़ान में किस तरह से बाकी दिनों से अलग नमाज होती है, उसको लेकर के बात की। जो दिल्ली में मसला आया, जो नमाजियों को लात मारने का मसला आया, वो कितना गलत था, उसको लेकर के बात की। यहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि जो सजदे में परेशान करना किसी को वो गलत है, लेकिन बीच सड़क पर नमाज़ पढ़ना भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। हालांकि एक दिन नमाज होती है, हर रोज़ नमाज नहीं होती, सबके अपने अपने अलग तर्क थे। इसके अलावा रोज़गार पर भी बातचीत हुई है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी बात हुई है। तमाम चीज़ों पर युवाओं ने भी बात की और कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हमको मिले, उन लोगों ने भी बात की। युवा भी थे तो उनके भी अपने अलग तर्क थे, जो बुज़ुर्ग थे उनके भी अपने अलग तर्क थे। देशव्यापी मुद्दों पर ये लोग खुल के बोल रहे हैं, सरकार को घेर भी रहे हैं, कई लोग नोटा की भी बात कर रहे हैं। खैर, इस बार जब चुनाव आएंगे तो तस्वीर कैसी होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल शाहजहाँपुर से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।